students, this is Priyanka Sinha from Careers Catalyst. This video is continuation of force and laws of motion. As in previous video, we talked about what is force and what is balanced and unbalanced force, right now? Okay, so here we will talk about Newton's first law of motion and actually before that Galileo's experiment also. But previous video में हमने क्या देखा था, balanced force तो it's okay, there will be no net movement, but if we apply unbalanced force then definitely we are able to do some changes on the state of an object, right? If अगर कोई body rest में है then after applying unbalanced force you can change the state of rest to state of motion, and if the body is in state of motion then also by applying unbalanced force we are able to change the state of motion to state of rest. So ultimately क्या conclusion निकला, after applying unbalanced force we are able to change the state of matter. अगर आपको मैटर के स्टेट को चेंज करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, अनबैलेंस फोर्स. हियर वी विल प्रूफ, जब आपने अनबैलेंस फोर्स लगा दिया, मैटर का स्टेट चेंज कर दिया, देन टू मेंटेन और टू कंटिन्यू दैट स्टेट एक्चुअली नो नीड टू अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूसली. सपोज कोई बॉडी है, मोशन में थी, आपने उसको रेस्ट में लाया, देन इफ़ इट कम्स टू रेस्ट देन आपको उस बॉडी को स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने के लिए कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत होती है, नहीं होती. अगर कोई बॉडी मोशन से रेस्ट में आ गई देन नो नीड टू सप्लाई कंटिन्यूस एनर्जी टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट. एट द सेम टाइम अगर हम मोशन की बात करें, इफ द बॉडी इज इन रेस्ट और आपने उसको मोशन में लाया, देन आफ्टर अप्रोचिंग दैट ऑब्जेक्ट टू मोशन वी नीड टू सप्लाई continuous force to that object to maintain that motion. ऐसा हमें करना पड़ता है. बट here we will prove, अगर कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आ जाती है देन उस स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है. अनबैलेंस फोर्स लगाने की कब ज़रूरत होती है, when you are changing the state. If you change the state already then टू मेंटेन दैट स्टेट हमें कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. बट मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे प्रीवियस वीडियो में अगर हम साइकिलिंग करते हैं, सपोज यू आर साइकिलिंग, तो आप यू अटेन अ पर्टिकुलर स्पीड, आपने स्पीड अटेन कर ली, बट टू मेंटेन दैट स्पीड वी एक्चुअली कंटिन्यूसली नीड टू पैडल. ऐसा तो नहीं कि आपने स्पीड अटेन कर लिया फिर वो स्पीड से आप चलते रहते हो, उसके बाद कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती है. इफ़ यू वांट टू मेंटेन दैट स्पीड देन वी नीड टू अप्लाई कंटिन्यूस फोर्स. बट अभी मैं क्या बता रही हूँ आपको, अगर आपने एक स्पीड अटेन कर लिया तो आपको उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है. स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत है बट उसको मेंटेन करने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है. तो हमें साइकिलिंग के टाइम में फोर्स की जरूरत क्यों होती है? एक्चुअली वी नीड फोर्स दैट टाइम बिकॉज ऑफ सम एडिशनल फोर्स जो हमारे सराउंडिंग में है, जैसे एयर प्रेशर हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया. दीज आर द फैक्टर्स विच कंटिन्यूसली रिड्यूस योर स्पीड, एंड ऑब्वियसली इफ यू वांट टू मेंटेन योर स्पीड देन कंटिन्यूसली वी नीड टू पैडल. तो अल्टीमेटली आप ऐसा बोल सकते हो कि बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक फोर्सेस जो भी हैं, वी एक्चुअली नीड टू सप्लाई कंटिन्यूस फोर्स. अदरवाइज अगर आपने एक बारी स्टेट ऑफ मोशन अटेन कर लिया, एक स्पीड मेंटेन कर लिया, देन आफ्टर दैट नो नीड टू सप्लाई कंटिन्यूस फोर्स टू दैट ऑब्जेक्ट टू मेंटेन दैट स्पीड. लेट सपोज सम टेक सम एग्जांपल, लाइक सपोज एक ऑब्जेक्ट है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, तुमने रेस्ट से उसको 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे चला दिया. अब अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लॉ, जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा, आपने स्पीड चेंज करने के लिए तो फोर्स लगाया, दैट वी नीड टू डू, अनबैलेंस फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, तो आपने कर दिया वो. आफ्टर दैट टू मेंटेन दैट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. बट डे टू डे लाइफ में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास आसपास हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं दैट एक्चुअली हेल्प to reduce the speed, and if you want to maintain that then obviously we need to apply continuous force. So जैसे हम लोग नहीं मानेंगे, आप नहीं मानोगे कि अगर मैंने रेस्ट मोशन में ले आया किसी ऑब्जेक्ट को तो वो कंटिन्यू रहेगी उसी स्पीड में, नहीं मानेंगे हम. वाई? बिकॉज ऐसा होता नहीं है. डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता. अगर आप एक बारी फोर्स लगा देते हो देन टू मेंटेन दैट ऑल्सो वी नीड टू सप्लाई कंटिन्यूस फोर्स एनीवेयर. ओके, सो इसके लिए गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया and he proved that once you maintain
a particular speed or once you attain a particular speed or provide a particular speed to any object, then no need to maintain that speed in that object. आपको further उसको maintain करने की ज़रूरत नहीं है. आपने एक बारी change कर दिया तो वो उसी state उसी speed में continuously चलता रहेगा. So to do that उन्होंने एक experiment किया था, that was Galileo experiment. It is given in your book also. We are going to discuss here. So मैं करूँगी क्या, एक स्लोप है हमारा, ओके. सपोज ये स्लोप का बेस के साथ एंगल सपोज 60 डिग्री है. दिस इज द बेस एंगल ऑफ दिस स्लोप विथ बेस और ग्राउंड ऐसा बोल सकते हो. नाउ व्हाट वी विल टेक, वी विल मेक वन मोर इंक्लाइनेशन हियर ऑल्सो, ओके. सेम एंगल 60 डिग्री. अब हम क्या करेंगे, हम लोग एक बॉल लेंगे एंड अभी यहाँ से आप रिलीज करोगे बॉल को. लिसन, अगर आप बॉल को यहाँ पर रखते हो तो ऑब्वियसली इफ दिस बॉल नीड्स टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन देन नो नीड टू अप्लाई एनी फोर्स, है ना, वो अपने आप मूव कर लेगी. बट मूवमेंट क्यों हो रही है, फोर्स तो अप्लाई हो रहा है. यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स. बिकॉज ऑफ दैट इट विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो हियर when you will release the ball from here then obviously it will move in downward direction and ground तक पहुँचते पहुँचते उसकी speed जो है ना वो maximum हो जाएगी. because of what, earth's pull, because of gravitational pull the speed of this ball will increase gradually. now what will happen, अगर इधर भी slope बना है तो obviously this ball will move in this direction also. ऊपर से नीचे आई फिर वापस से नीचे से ऊपर आएगी. कितनी ऊपर आएगी पता है आपको, जितना height ये है, suppose ये height आपका, suppose let's take this height as h, so it will maintain the same height. मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो height है वो भी क्या होगा, h होगा. it will attain this particular position. this ball will move in this direction also and will attain this position only. मतलब height same जो है वही attain करेगा. अगर ये height 10 मीटर है तो it will attain, this ball will attain same 10 मीटर height here. now वापस से ये बॉल इधर आएगी, ये कंटिन्यूस होता रहेगा. नाउ हमें करना क्या है, वी विल चेंज द इंक्लाइनेशन एंगल. दिस टाइम वी आर रिड्यूसिंग द इंक्लाइनेशन एंगल. अभी 60 था, अब मैं इसको रिड्यूस करके मान लो मैंने 30 डिग्री कर दिया या 45 डिग्री कर दिया. चलो ओके, दिस एंगल रिड्यूस टू हाउ मच, 45 डिग्री. नाउ यू कैन सी हियर, ये जो डिस्टेंस है, सपोज ये डिस्टेंस ए है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी है. सो दिस ए इज इक्वल टू बी हियर बिकॉज ये दोनों एंगल जो थे वो सेम थे, 60 डिग्री. दैट्स वाई नाउ वी रिड्यूस द एंगल टू 45 डिग्री. तो एज यू कैन सी, आपको दिख भी रहा होगा, सपोज ये हमारा सी है. सो दिस सी इज ग्रेटर देन ए नाउ, है ना. ये जो सी है ये ए से बड़ा हो गया अभी. वाई, बिकॉज वी रिड्यूस द इंक्लाइनेशन एंगल. आप जितना रिड्यूस करोगे इंक्लाइनेशन एंगल, ये डिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा टू मेंटेन दैट हाइट. अब हमारा हाइट सपोज यहाँ से भी चेक करते हैं, इट इज अगेन हाउ मच, h meter only. this is also how much, h meter. so it is attain the same height of h meter here also. now but you know to attain this height this ball need to travel c distance जो कि a से बड़ा है. अब हम लोग क्या करते हैं, और एक एंगल बनाते हैं इंक्लाइनेशन. सपोज ये इंक्लाइनेशन एंगल 30 डिग्री है एंड टू अप्रोच सेम हाइट, मतलब ये बॉल अगर यहाँ पे पहुंचना चाहती है देन इट विल हैव टू कवर दिस मच डिस्टेंस. सपोज ये क्या है तुम्हारा d है. सो दिस d इज ऑल्सो ग्रेटर देन a एज यू कैन सी. आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा और आप ऐसे भी चेक कर सकते हो. ये एंगल स्लोप जैसे जैसे कम होगा ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा. ओके, सो ये हमारा हाइट h है तो इसने अटेंड किया. टू अटेन दिस हाइट h, देखो अभी यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आप कम करते जा रहे हो तो ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है. ये डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. बट स्टिल इन ऑल द 3 केसेस दिस बॉल विल अटेन दिस हाइट ओनली. तभी वो रुकेगी, अदरवाइज वो रुकेगी ही नहीं. जैसे ही उसने सेम हाइट अटेन कर लिया, बॉल रुक गई और वापस वो नीचे आ गई, वापस वो नीचे आ गई इन ऑल द 3 केसेस. नाउ गैलीलियो ने क्या बोला, जब हम इंक्लाइनेशन एंगल को कम कर रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, बट उस बॉल ने सेम हाइट अटेन करना है जो हाइट यहाँ पर है. तो टू अटेन दैट हाइट अगर उसको ज्यादा भी चलना पड़ रहा है तो भी वो चल रही है, बट इट विल अटेनिंग अ सेम हाइट जो कि यहाँ पर है. ना उन्होंने क्या बोला, लेट्स चेंज दिस एंगल टू 0 डिग्री. अब ये हमारा प्लेन कर देते हैं, यानी ये बॉल यहाँ से गिरी, अब ये ऊपर नहीं जा रही है, अब ये प्लेन कर दिया हमने क्योंकि हमने इंक्लाइनेशन एंगल कितना कर दिया, 0 डिग्री.
तो डेफिनेटली अगर ये इंक्लिनेशन एंगल 0 है तो ये तो सीधी हो गई, तो ये हाइट कभी अटेन कर पाएगी? नेवर, इट विल नेवर अटेन दैट हाइट, बिकॉज ये तो ऊपर की तरफ आएगा और ये हमने इंक्लिनेशन एंगल क्या कर दिया इसका? 0। तो इमेजिन अगर ये बॉल इस हाइट को अटेन करने के लिए डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो भी वो उतना ट्रैवल करती है, सो दैट इट कैन अटेन दैट हाइट. सो हियर इफ यू आर चेंजिंग दिस एंगल टू 0, सो दिस बॉल विल नेवर एक्चुअली अटेन दिस हाइट. दिस बॉल विल नेवर एवर कैन अटेन दिस हाइट. और अगर वो ऐसा हाइट कभी अटेन नहीं कर पाएगी, देन ऑब्वियसली दिस बॉल विल कंटिन्यूसली मूव, कभी रुकेगी ही नहीं, क्योंकि वो तभी रुकेगी जब वो उतना हाइट अटेन कर पाएगी. बट इफ यू आर चेंजिंग दिस इंक्लिनेशन टू 0 डिग्री, देन इट विल नेवर एवर ट्राई और सिंपली अटेन दैट हाइट जो हमने यहाँ पर इसको दिया है, दिस मच. कभी नहीं कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगी. तो ये बॉल कभी रुकेगी भी नहीं. ये तभी रुकेगी जब वो हाइट वो अटेन कर लेगी जितने हाइट से कि वो नीचे गिरी थी. सो आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट Galileo concluded that, so this is the conclusion which is written here, an unbalanced force is required to initiate the motion. अगर आप बॉडी के मोशन को इनिशिएट करना चाहते हो, देन ऑब्वियसली फॉर दैट वी नीड अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि आप बॉडी के स्टेट को चेंज कर रहे हो. टू डू दैट वी नीड टू अप्लाई सम अनबैलेंस फोर्स, बट नो अनबैलेंस फोर्स इज नीडेड. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट ही कंक्लूडेड, वो उन्होंने लिखा है यहाँ पर, नो अनबैलेंस फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन. उस यूनिफॉर्म मोशन को जो तुमने ऑलरेडी अटेन कर लिया आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स, उसको मेंटेन करने के लिए हमें कोई अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ऐसा हमने प्रूफ किया. बट डे टू डे लाइफ में वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व दैट. मैंने उसका आपको रीजन बताया, उसके फैक्टर्स बताए. अगर ये सारे फैक्टर्स नहीं होते तो ऑब्वियसली एक बारी जो बॉडी जो स्पीड या जो वेलोसिटी हम उसको अटेन करा देते, वो उसी वेलोसिटी उसी स्पीड से बिना किसी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स के कंटिन्यूसली चलती रहती. ओके, सो दिस वी प्रूव्ड हियर. अनबैलेंस फोर्स इज नीडेड to change the state of matter, but no unbalanced force is needed to maintain the state of matter. उसी state को maintain करने के लिए आपको कोई unbalanced force लगाने की जरूरत नहीं है. So this was Galileo experiment. After Galileo experiment, Newton actually had given a formula, a law that is named as Newton's first law of motion. हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बाद जो कंक्लूजन निकला, उसके बाद न्यूटन ने अपना एक लॉ दिया. बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये. आई ऑलरेडी रिटन द स्टेटमेंट ऑफ दैट लॉ. दे विल आस्क यू इन एग्जाम, दे विल आस्क यू अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ दिस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो वी नीड टू राइट अ प्रॉपर डेफिनेशन, अ प्रॉपर स्टेटमेंट for this law. The statement is, as you can see here, a body continues to be in state of rest or in state of uniform motion until or unless any external unbalanced force is applied. सीधे वर्ड में बोलूं, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, ध्यान से सुनो, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो विल कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो विल कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ मोशन. कोई भी बॉडी अगर किसी डायरेक्शन में जा रही है तो विल कंटिन्यू इन दैट डायरेक्शन ओनली. कब तक? अनटिल और अनलेस एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. जब तक कि तुम उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते, तब तक वो जिस भी स्टेट में है उसी स्टेट में कंटिन्यू रहेगी. रेस्ट में है तो रेस्ट में कंटिन्यू रहेगी, मोशन में है तो मोशन में कंटिन्यू रहेगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रहेगी. कब तक कंटिन्यू रहेगी? जब तक कि तुम उस बॉडी को एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा के चली हुई चीज को रोकते नहीं हो, रुकी हुई चीज को चलाते नहीं हो, और कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं करते. सो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल सा लॉ है. एनी बॉडी विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन until or unless any external unbalanced force is applied on it. When you are applying unbalanced force there, then definitely उसका जो भी state है it will change. But if you are not applying any external unbalanced force, then there will be no net changes you can see. Okay? तो सीधे वर्ड में मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो मान लो मैंने एक बुक रखी कहीं पर, आपके स्टडी टेबल पर बुक है, बहुत सारी बुक पड़ी होती है जो आप पढ़ते नहीं हो, मान लो आपने टच नहीं किया है, 10 दिन 20 दिन 50 दिन
number of days, if you are not touching it or if you are not changing its position, then definitely it will remain at that state only. कभी उसका position change नहीं होगा. But in case of motion, I told you we are not able to observe. But अगर motion के केस में भी हम observe कर पाते, suppose, then अगर मैंने किसी बॉल को एक स्पीड मेंटेन करा दिया, suppose मैंने एक बॉल को थ्रो किया with the speed of 30 meter per second, then that ball should be continually moving with that speed only until और unless कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे और उसको रोके नहीं. अभी क्या होता है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगता है, लाइक दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. बिकॉज ऑफ दैट वो बॉल रुक जाती है. गॉट इट. सो दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. होप दिस लॉ इज क्लियर टू यू. स्टेटमेंट तो आपको समझ में आया होगा. व्हाट इज इट? इज जस्ट a state of rest, about a state of rest or state of motion. आप बॉडी को state of rest में रख सकते हो, state of motion में रख सकते हो. कब तक? जब तक आप उसमें कोई फोर्स नहीं लगाते. जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में कंटिन्यू रहेगा. वेरी सिंपल लॉ. नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हमने स्टेटमेंट तो समझ लिया कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में कंटिन्यू रहेगी. कब तक? जब तक आप कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते उस पर. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट इनर्शिया एंड मास. नाउ व्हाट इज इनर्शिया? व्हेन यू सी एनी ऑब्जेक्ट, जैसे हमने लॉ में ही पढ़ा, कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी. मतलब कि वो जिस स्टेट में रहती है, एक्चुअली दैट बॉडी नीड्स टू मेंटेन दैट स्टेट ओनली. उसको भी वो स्टेट चेंज नहीं करना होता है. हर बॉडी की टेंडेंसी होती है कि दे जस्ट अटेन दैट स्टेट ओनली जिस स्टेट में वो है. Okay, so inertia is what? Inertia is basically, it is written there, देखो, all object resist a change in their state. जैसे वो बॉडी मोशन में है तो वो, अगर आप उसको मोशन से रेस्ट में लाना चाहते हो तो वो रजिस्ट करेगी. इट विल नॉट एक्चुअली, दे डोंट वांट टू चेंज इट स्टेट फ्रॉम मोशन टू रेस्ट और फ्रॉम रेस्ट टू मोशन. वो उसी स्टेट में कंटिन्यू रहना पसंद करती है. बट अभी होता क्या है, इफ यू आर अप्लाइंग अनबैलेंस फोर्स देन डेफिनेटली द स्टेट विल चेंज हियर. हियर वी विल टॉक अबाउट all object resist to change in its state. So what is inertia? Inertia is basically the tendency, the mentality, you can say, the behavior, you can say, of any object. Inertia is what? The tendency or behavior or mentality of any object to be in state of rest or in state of motion. वेरी सिंपल डेफिनेशन. इनर्शिया क्या है? आप सीधे वर्ड में बोलो तो बॉडी का बिहेवियर है ये. हर बॉडी का बिहेवियर होता है. अगर वो मोशन में है तो उसको मोशन में ही रहना पसंद होता है, रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में रहना पसंद होता है. सो हर बॉडी विल मेंटेन अ पर्टिकुलर स्टेट, आइदर ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन और समटाइम्स स्टेट ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो. सो दिस पर्टिकुलर स्टेट of inertia is basically what? It is the mentality of a body. It is what? It is a behavior of a body. Now I'm going to write here the definition of inertia first. So let me rub this Galileo experiment. Now we will talk about what? Inertia. As I told you, inertia is basically the tendency of a body. हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? It is just defined as what? Tendency of a body. It is just a tendency, mentality or behavior of an object to maintain its state of rest or state of motion. इनर्शिया का डेफिनेशन मैंने क्या बताया? इट इज अ टेंडेंसी और मेंटालिटी और बिहेवियर. यू कैन राइट टेंडेंसी देयर. सो इनर्शिया इज बेसिकली अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन. क्योंकि वो जिस भी स्टेट में है, अभी हमने क्या पढ़ा? ऑल ऑब्जेक्ट रजिस्टर चेंजेस. हर ऑब्जेक्ट जो भी चेंजेस आप उसमें चाहते हो वो उसको रजिस्ट करती है. तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको मोशन में कंटिन्यू रहना आता है, कोई रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में कंटिन्यू होना होता है. सो दिस इज जस्ट अ टेंडेंसी, मेंटालिटी और बिहेवियर ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इट्स स्टेट ऑफ मोशन. Got it? To maintain its state of rest or state of motion. अब inertia जो है वो दो तरह के होते हैं. First is inertia of rest. Second is inertia of motion. Actually, there is a third type also, that is inertia of
direction. Okay, so inertia is what? It is a tendency or behavior of an object to be in state of rest or in state of motion or in a particular state of direction. इनर्सिया को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन एंड इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी मेंटेलिटी क्या होगी कि वो रेस्ट में ही रहे. सो वी विल डिफाइन दैट एज व्हाट? इनर्सिया ऑफ रेस्ट. अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसकी मेंटेलिटी क्या होगी कि वो मोशन में ही रहे. इट इज डिफाइंड एज व्हाट? इनर्सिया ऑफ मोशन. इट्स वेरी सिंपल. अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो उसकी टेंडेंसी ये नहीं होती कि अपना डायरेक्शन बदल ले. वो अभी आप ही सोचो, आप जब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत टाइम से चल रहे होते हो, कंटिन्यूसली चल रहे होते हो, सडनली इफ यू वांट टू चेंज द डायरेक्शन देन हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज वी don't want to change the direction or we don't want to change the inertia of that state which we are maintaining. Okay, ये हर ऑब्जेक्ट का नेचर होता है, हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है, हर ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होता है, ऐसा आप बोल सकते हो. So this is inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. Here we will discuss about few examples which is based on inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. तो पहले हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं. अभी आपने देखा होगा जो कारपेट होता है, ये उसको क्लीन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी जस्ट हैंग दैट कारपेट, ओके, एंड देन वी बीट इट. हम लोग उसको बीट करते हैं किसी भी चीज़ से. कोई वुडन प्लैंक ले सकते हो, एनीथिंग यू कैन टेक देयर, एंड देन उसको बीट करना होता है. जब आप बीट करते हो तो सारे डस्ट जो है वो उससे रिमूव हो जाते हैं, एंड देन आपका जो कारपेट है वो क्लीन हो जाता है. What logic is actually behind that I'm going to explain here. जब आपने कारपेट को हैंग किया तो कारपेट और उसके अंदर जो भी डस्ट है दैट ऑल आर इन इनर्सिया ऑफ रेस्ट. वो सब किसको मेंटेन कर रहे हैं? इनर्सिया ऑफ रेस्ट को. अब बॉडी की टेंडेंसी होती है इट विल मेंटेन दैट स्टेट ओनली, बट जब तुमने कारपेट को बीट किया तो कारपेट विल कम फ्रॉम इनर्सिया ऑफ रेस्ट टू मोशन बिकॉज यू आर अप्लाइंग अनबैलेंस फोर्स देयर. तो आपके उस बॉडी को अपना इनर्सिया जो है, अपने इनर्सिया का जो भी स्टेट है उसको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज तुम कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हो? अनबैलेंस फोर्स. सो बिकॉज ऑफ दैट द कारपेट विल एक्चुअली कम फ्रॉम इनर्सिया ऑफ रेस्ट टू इनर्सिया ऑफ मोशन, बट द डस्ट पार्टिकल जो उसके अंदर इन बिटवीन है वो अभी भी किसको मेंटेन कर रहे हैं? इनर्सिया ऑफ रेस्ट को. बिकॉज ऑफ दैट द कारपेट विल मूव फॉरवर्ड आफ्टर बीटिंग, बट द डस्ट विल रिमेन एट दैट पोजिशन ओनली. अब वो उसी पे रह गए, वही जगह पे रह गए, कारपेट चला गया उससे, तो क्या होगा? डस्ट बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ग्रेविटी विल मूव डाउनवर्ड, और इस तरह से आप कारपेट में से सारा डस्ट रिमूव कर सकते हो. वन मोर एग्जाम्पल इज हियर. सपोज आप बस स्टैंड पर बैठे हो, ओके, बस स्टैंड पर बस के अंदर बैठे हो, बस एंड ऑब्वियसली द पैसेंजर, दोज हु आर सिटेड इन दैट बस, वो सब के सब अभी सपोज इनर्सिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन कर रहे हैं बिकॉज बस अभी बस स्टैंड पर खड़ी है, इट इज नॉट इन मोशन नाउ. सो ऑल आर इन इनर्सिया ऑफ रेस्ट नाउ. बस, पैसेंजर, बस, एवरीथिंग इज इन व्हाट? इनर्सिया ऑफ रेस्ट. नाउ सडनली सपोज द बस विल स्टार्ट, ओके, द बस का इंजन स्टार्ट हो गया, बस जो है अभी स्टार्ट कर दी हमने. तो क्या होता है? हमारा जो लोअर बॉडी पार्ट है दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बस. आर लोअर बॉडी पार्ट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बस, एंड आर अपर बॉडी पार्ट जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता. हमारा लंबी सी बॉडी है हमारी, तो इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट, अपर बॉडी पार्ट एंड लोअर बॉडी पार्ट. सो लोअर बॉडी पार्ट जो कि बस के सरफेस के साथ कनेक्टेड है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है. अपर बॉडी पार्ट इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बस. सो वी ऑल आर मेंटेनिंग इनर्सिया ऑफ रेस्ट. अब suddenly when the bus will start, then obviously bus will come from inertia of rest to inertia of motion, and हमारा जो lower body part है along with bus, our lower body part will also come from inertia of rest to inertia of motion, right? But our upper body part, जो हमारा upper body part है, it is still maintaining the inertia of rest. So when the bus will start suddenly, then we actually move backward. हम लोग कहाँ मूव करते हैं? बैकवर्ड मूव करते हैं. अभी कोई आपका पैर आगे से खींचेगा तो आप किधर गिरोगे? पीछे की तरफ गिरोगे. तो सेम हियर ऑल्सो लोअर बॉडी पार्ट, ओके, लोअर बॉडी पार्ट एंड द बस, it both will come from inertia of rest to inertia of motion, but upper body part is still maintaining inertia of rest. because of that हमारा जो lower body part है वो आगे चला जाता है and हम पीछे ही रह जाते हैं. so when the bus will start suddenly, then हम कहाँ मूव करते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन में.
This is because of this inertia of rest concept. Now let's take some example of inertia of motion. इन केस ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, अभी बस का एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज आप बस पर बहुत टाइम से कंटिन्यूसली मूव कर रहे हो, सो इन बस इज ऑल्सो इन मोशन. द पर्सन सीटेड ऑन द बस is also in motion. Now the person seated on bus बहुत टाइम से बैठे हैं उस पे, तो ऑब्वियसली जो होल बॉडी पार्ट है, whether it is lower body part and upper body part, everything is in motion now. क्योंकि हम बहुत टाइम से बैठे हैं बस पे, तो हमारा पूरा बॉडी किस में है, मोशन में है. बस किस में है, मोशन में है. यानी ऑल आर मेंटेनिंग व्हाट, इनर्शिया ऑफ मोशन, राइट. ओके, नाउ सपोज द बस ड्राइवर सडनली स्टॉप द बस. ओके, बस ड्राइवर ने क्या किया, बस को सडनली रोक दिया. जैसे ही बस रुकी तो बस immediately, as because of application of unbalanced force, bus will come immediately into inertia of rest from inertia of motion. Got it? Motion में थी, force apply किया, it will come to inertia of rest now. And our lower body part, which is in direct contact with bus, that will also come in inertia of rest. But the upper body part, वो तो अभी भी किसको maintain कर रहा है, inertia of motion को. That's why when the bus stops suddenly, बहुत टाइम से बस मूव कर रही है और वो सडनली रुक जाती है, then what will happen, we will move in forward direction. कुछ इस तरह से आपका लोअर बॉडी पार्ट बस तो रुक गया, बट आपका अपर बॉडी पार्ट अभी भी उसकी टेंडेंसी क्या है, आगे जाने की है. बिकॉज ऑफ दैट इट विल टेंड टू मूव फॉरवर्ड. इसके लिए व्हेन बस स्टॉप सडनली, देन वी मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज आप कार से जा रहे हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, सडनली यू टर्न आता है, and that U-turn, obviously you will change the direction of motion because you are moving in a particular direction now, and when you are taking a U-turn, then what you are doing, you are actually changing the direction of motion. To do so obviously we need to apply some force because we are always resist the changes which occurs in our body. हम हमेशा resist करते हैं changes को. So here also changes is occurring. भले स्पीड चेंज ना हो but direction change हो रहा है, so we will resist that, and because of that when we take a U-turn तो हमेशा बहुत ही outward direction में move करते हैं. आपने देखा होगा जैसे इसमें हम forward backward move कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, forward move कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, backward move कर रहे हैं. At the same time when you change the direction, then we move outward. We move what? Outward. Only to maintain the inertia of direction. क्योंकि हमें तो उसी डायरेक्शन में जाना था, बट रास्ता बदल गया. Direction is changing here. Because of that we move what? Outward. So these are the example. Actually there are lots of example in your textbook which they will ask you as a application question in your exam. So we need to talk about that all application question in detail. एक और example है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. ये एक ग्लास है. Now I'm just putting a card here. Okay, कोई thick card लेना है जिसका कुछ mass हो, then this experiment will be fruitful. Now ये glass tumbler है and we are taking a card here, a cardboard here, and just put a coin of rupees 10 or 5. थोड़ी massive होनी चाहिए. That's why 1 rupee के coin के साथ this experiment will be not fruitful. That's why I'm taking 10 rupees coin here. Now what we need to do? Suddenly अभी ये पहले इमेजिन करते हैं, ये ग्लास टम्बलर रेस्ट में है, ये कार्डबोर्ड रखी किस पर, ये भी रेस्ट में है, एंड इवन दिस कॉइन ऑल इज इन रेस्ट. ऑल आर मेंटेनिंग व्हाट? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ओके, नाउ सडनली आपको करना क्या है, जस्ट इस पर्टिकुलर कार्ड को सडन जर्क देना है, इमीडिएट जर्क देना है, सो दैट दिस कार्ड कैन मूव फ्रॉम हियर. ओके, बट ये श्योर करना है कि जो जर्क आप इस कार्ड को दे रहे हो, जो क्लिक आप इस कार्ड को दे रहे हो, इट शुड बी वेरी सडन एंड वेरी एनर्जेटिक. नाउ व्हाट विल हैपन, यू विल ऑब्जर्व दैट दिस कार्ड, अभी ऑब्वियसली आप इस कार्ड को फोर्स लगा के मूव कराओगे, सो यू आर अप्लाइंग अनबैलेंस फोर्स टू दिस कार्ड, तो दिस कार्ड विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, विदाउट एनी डाउट ये मूव करेगी. बट इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ सडन जर्क हियर, देन यू विल सी दैट द कार्ड विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ unbalanced force is applied to it. But the coin which is placed over the card is still maintaining the inertia of rest. Then it will maintain the same position. वो कार्ड के साथ मूव करके नहीं जाएगा. अगर आपका जर्क सडन है
और बहुत एनर्जेटिक है, देन ऑब्वियसली नेवर एवर दिस कॉइन विल मूव अलोंग विद द कार्ड. दिस कॉइन विल एक्चुअली प्लेस्ड एट दैट पोजिशन ओनली, बिकॉज वो अभी भी किसको मेंटेन कर रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को, एंड द कार्ड विल मूव फॉरवर्ड. अब क्या होगा, दिस कॉइन विल एक्चुअली मूव डाउनवर्ड इन दिस ग्लास टम्बलर, एंड अल्टीमेटली व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जो कॉइन है ये ग्लास टम्बलर में गिर गया. सो हियर हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल देखा. So lots of example we have in our textbook. You need to discuss, you need to learn, or you need to understand actually the concept of all the examples, क्योंकि उन सब में हम लोग inertia of rest, motion या फिर direction को explain करते हैं. So in this video we actually talked about Galileo's experiment, जिसमें हमने क्या प्रूव किया, कंक्लूजन क्या निकला कि वो बॉल उस हाइट को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूसली मूव करेगी. यानी कि आप किसी बॉडी को एक बारी फोर्स लगा के मूव करा देते हो, स्टेट उसका चेंज कर देते हो, देन आफ्टर दैट टू मेंटेन दैट स्टेट हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है. बस इतना ही. बाद में हमने क्या पढ़ा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने सीखा कोई भी बॉडी जिस भी स्टेट में है वो उसी स्टेट को मेंटेन करेगी. कब तक, जब तक कि तुम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगाते. फिर हमने सीखा इनर्शिया. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट इनर्शिया एंड मास रिलेशन. अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी, किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसकी इनर्शिया कम होगी. मीन्स टू से इफ यू आर टेकिंग अ मासिव ऑब्जेक्ट एंड यू वांट टू डू सम चेंजेस देयर, देन इट विल रजिस्ट मोर. और अगर आप कोई छोटा या लाइट ऑब्जेक्ट ले रहे हो, लेस हैवी ऑब्जेक्ट ले रहे हो, एंड अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हो, देन वो उतना रजिस्ट नहीं करेंगे जितना कि हैवी ऑब्जेक्ट करने वाला है. सो इन शॉर्ट यू कैन से inertia is directly proportional to what, mass. मास अगर ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, वेदर इट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. अगर हैवी ऑब्जेक्ट है उसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मोशन में लाना है तो ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. अगर लाइट ऑब्जेक्ट है उसको तुमको इनर्शिया ऑफ रेस्ट से मोशन में लाना है तो ऑब्वियसली कम फोर्स लगाना पड़ेगा. सेम वे में बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, मोशन में है, आप उसको रेस्ट में लाना चाहते हो, देन ऑब्वियसली आप हैवी ऑब्जेक्ट है तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टू डू सम चेंजेस देयर, बिकॉज इट विल रजिस्ट मोर. एंड आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ही आप उसके स्टेट को चेंज कर सकते हो. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास दैट वी डिस्कस्ड हियर, एंड I'm just concluding this video here only. In next video, we will talk about Newton's second law of motion. Okay? So, thank you.